नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी कंपनी एप्पल इंक की हालिया सालाना रिपोर्ट पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। यह है उनका फॉर्म 10 के मतलब वित्तीय वर्ष 2025 का पूरा लेखा जोखा। हाँ, और ये रिपोर्ट बहुत अहम होती है किसी भी कंपनी को समझने के लिए। बिल्कुल, ये दस्तावेज ना सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसका बिजनेस किस दिशा में जा रहा है, क्या चुनौतियां हैं सामने और भविष्य के लिए क्या प्लान्स हैं। मतलब सब कुछ समझने के लिए एक खजाना है ये। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश क्या है, इस भारी भरकम रिपोर्ट से वो सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें निकालना जिनसे हमें एप्पल की मौजूदा हालत का और आगे क्या हो सकता है इसका एक साफ अंदाजा लग सके, वो भी आसान शब्दों में। हाँ, कोशिश यही रहेगी। चलिए फिर खोलते हैं इस रिपोर्ट को और देखते हैं कि एप्पल के गलियारों में आजकल क्या चल रहा है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं एप्पल के मूल कारोबार से। आखिर ये कंपनी करती क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये स्मार्टफोन, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, पहनने वाले गैजेट्स और एक्सेसरीज, इनकी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री। और साथ में कई तरह की डिजिटल सेवाएं भी। ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है अब। हाँ, वो तो है। अगर मुख्य प्रोडक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले जाहिर है आईफोन। इसमें उनकी लेटेस्ट 2025 वाली आईफोन 17 सीरीज भी शामिल है। फिर है मैक लाइन जिसमें मैकबुक एयर, प्रो, आईमैक, मैक मिनी, स्टूडियो प्रो, काफी कुछ है। आईपैड के भी कई मॉडल हैं, प्रो, एयर, रेगुलर, मिनी। और फिर वो बड़ी सी कैटेगरी वेयरेबल्स, होम एंड एक्सेसरीज। इसमें एप्पल वॉच सीरीज 11, एसी, अल्ट्रा 3 हैं। हाँ, और एयरपॉड्स प्रो, मैक्स, बीट्स प्रोडक्ट्स। नया वाला विजन प्रो, स्पेशल कंप्यूटर भी इसी में है, एप्पल टीवी 4K, होम पॉड स्पीकर्स, लिस्ट लंबी है। बिल्कुल। 2025 में नए लॉन्च भी हुए हैं, जैसा आपने कहा, आईफोन 17, नई वॉच, नए मैक और आईपैड। और हाँ, इनकी सेवाएं ये भी बहुत जरूरी हैं। बहुत ज्यादा। इसमें विज्ञापन है, एप्पल केयर सपोर्ट, आईक्लाउड क्लाउड सर्विसेज, ऐप स्टोर, एप्पल म्यूजिक, टीवी प्लस, आर्केड, फिटनेस प्लस, मतलब डिजिटल कंटेंट का पूरा भंडार। और पेमेंट सेवाएं भी, एप्पल कार्ड, एप्पल पे। तो हाँ, ये सिर्फ डिवाइस बेचने वाली कंपनी तो अब बिल्कुल नहीं रही। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, देखिए उनका वैश्विक फैलाव। अच्छा। हाँ, एप्पल अपने कारोबार को ना भौगोलिक आधार पर मैनेज करता है। इनके मुख्य हिस्से हैं अमेरिका, जिसमें नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों आते हैं। फिर यूरोप, जिसमें यूरोप के देश तो हैं ही, साथ में भारत, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका भी शामिल है। ओह, भारत भी यूरोप वाले सेगमेंट में है। इंटरेस्टिंग। हाँ, फिर है ग्रेटर चीन, मतलब मेनलैंड चाइना, हांगकांग, ताइवान। फिर जापान अलग से, और बाकी का एशिया पैसिफिक। और रिपोर्ट ये साफ करती है कि कंपनी की ज्यादातर बिक्री असल में अमेरिका के बाहर होती है। अच्छा, ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, और ये बिक्री होती कैसे है? दो मुख्य तरीके हैं। पहला, डायरेक्ट, मतलब सीधे अपने रिटेल स्टोर से, ऑनलाइन स्टोर से या डायरेक्ट सेल्स टीम के जरिए। 2025 में करीब 40% बिक्री ऐसे हुई। ओके। दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट, यानी मोबाइल कैरियर्स, बड़े रिटेलर्स, रीसेलर्स के जरिए। इससे बाकी 60% बिक्री आई। 60%? तो मतलब वो अपने पार्टनर्स पर काफी ज्यादा निर्भर है। बहुत ज्यादा। ये आंकड़ा यही दिखाता है कि एप्पल सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स पर ही नहीं, बल्कि अपने डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के नेटवर्क पर भी कितना डिपेंडेंट है। इसके फायदे भी हैं और जाहिर है कुछ रिस्क भी। चलिए अब जरा पैसों की बात करते हैं। आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं? 2025 में एप्पल का वित्तीय प्रदर्शन कैसा रहा? ये जानना सब चाहते हैं। तो कुल बिक्री यानी नेट सेल्स 416.1 बिलियन डॉलर्स रही। ये पिछले साल 2024 से 6% ज्यादा है। तो ग्रोथ तो है। हाँ, 6% की ग्रोथ इस स्केल पर काफी अच्छी मानी जाएगी। सबसे बड़ा प्रोडक्ट आईफोन, उसकी बिक्री 4% बढ़कर करीब 209.6 बिलियन डॉलर हो गई। रिपोर्ट कहती है कि महंगे प्रो मॉडल्स की मांग अच्छी रही। ये ट्रेंड रहा है पिछले कुछ सालों में। मैक कंप्यूटर की बिक्री में तो काफी अच्छी 12% की बढ़ोतरी हुई। ये 33.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए। लगता है नए एम सीरीज चिप्स वाले मॉडल्स ने कमाल किया। बिल्कुल, मैक में रिवाइवल दिखा है। आईपैड की बिक्री भी ठीक ठाक 5% बढ़ी, 28 बिलियन डॉलर हुई। लेकिन एक सेगमेंट में गिरावट है, वेयरेबल्स, होम एंड एक्सेसरीज। यहाँ 4% की कमी आई और बिक्री 25.7 बिलियन डॉलर रही।
हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। शायद इस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है या कुछ प्रोडक्ट्स का साइकिल मैच्योर हो रहा है। हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात है जो मतलब सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है, वो है सर्विसेज। हाँ, सेवाओं से होने वाली कमाई 14% की शानदार रफ्तार से बढ़ी और 109.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। वाह, 14%। ये आईफोन के बाद अब दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट बन गया है कमाई के मामले में। क्या लगता है, सेवाओं में इतनी तेजी क्यों? ये फंडा क्या है? हाँ, ये वाकई बहुत बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है एप्पल के बिजनेस में। रिपोर्ट के मुताबिक इस जबरदस्त बढ़ोतरी में विज्ञापन, ऐप स्टोर से होने वाली कमाई और iCloud जैसी क्लाउड सेवाओं का बड़ा हाथ है। अच्छा। ये साफ दिखाते हैं कि एप्पल अब सिर्फ डिवाइस बेचकर ही पैसा नहीं कमा रहा। वो अपने करोड़ों यूजर्स के बेस से, मतलब जो लोग पहले ही उनके डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे लगातार सेवाओं के जरिए भी अच्छी खासी कमाई कर रहा है। मतलब एक बार ग्राहक बन गया तो उससे बार बार कमाई। बिल्कुल। और ये एक ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा प्रेडिक्टेबल और ज्यादा मुनाफे वाला बिजनेस मॉडल हो सकता है डिवाइस बेचने के मुकाबले। सही बात। अगर हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिक्री देखें तो अमेरिका, यूरोप, जापान और बाकी एशिया प्रशांत में तो बिक्री बढ़ी है। ओके। लेकिन ग्रेटर चीन में 4% की गिरावट आई है। ओह, चीन में गिरावट, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये जरूर सोचने वाली बात है। हो सकता है ये चीन के अपने लोकल कॉम्पिटिटर्स के मजबूत होने का असर हो, हुआवे जैसे ब्रांड्स वापस आ रहे हों, या फिर वहाँ की इकोनॉमी थोड़ी सुस्त चल रही हो, जिसका असर लोगों की खर्च करने की क्षमता पर पड़ा हो। एप्पल के लिए चीन बहुत बड़ा बाजार है, तो इस ट्रेंड पर उनकी नज़र जरूर होगी। बिल्कुल। अब जरा मुनाफे की बात करते हैं। ग्रॉस मार्जिन, कुल मिलाकर कंपनी का ग्रॉस मार्जिन रहा 46.9%। ये तो बहुत हेल्दी मार्जिन है। लगभग 47%, काफी अच्छा है। हाँ। लेकिन इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि जब हम इसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में तोड़ते हैं तो प्रोडक्ट्स बेचने पर मार्जिन था 36.8%, ठीक है। जबकि सेवाओं यानी सर्विसेज पर मार्जिन था 75.4%। 75%, अरे वाह। हाँ, डबल से भी ज्यादा। ये आंकड़ा बिल्कुल साफ कर देता है कि सेवाओं का बिजनेस कंपनी की ओवरऑल मुनाफे के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। हर डॉलर की कमाई में सेवाओं से कहीं ज्यादा फायदा हो रहा है। ये तो कमाल का फर्क है। कंपनी ने रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर भी जबरदस्त खर्च किया है, 34.5 बिलियन। 34 बिलियन डॉलर्स। हाँ, ये दिखाता है कि नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स लाने पर उनका कितना भारी फोकस है, और टेक इंडस्ट्री में आगे रहने के लिए ये जरूरी भी है। हाँ, बिना इनोवेशन के तो काम नहीं चलेगा। सेलिंग, जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे 27.6 बिलियन रहे। इन सब खर्चों और कमाई के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट, मतलब शुद्ध मुनाफा, 112 बिलियन डॉलर्स रहा। 112 बिलियन डॉलर्स, बहुत बड़ी रकम है ये। बहुत बड़ी। और हाँ, कंपनी अपने शेयर धारकों को भी खुश रख रही है। वो कैसे? 2025 में उन्होंने 89.3 बिलियन के शेयर बाजार से वापस खरीदे, जिसे शेयर बाईबैक कहते हैं। इससे बाकी बचे शेयरों की कीमत बढ़ने में मदद मिलती है। और 15.4 बिलियन डिविडेंड के रूप में बांटे। ये दिखाता है कि कंपनी के पास कैश की कोई कमी नहीं है और वो अपने भविष्य को लेकर काफी आश्वस्त है। ये आंकड़े तो वाकई काफी प्रभावशाली, खासकर सेवाओं का प्रदर्शन और वो जबरदस्त मार्जिन। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, यहाँ भी सब कुछ सिर्फ अच्छा ही नहीं है। हाँ, चुनौतियां भी कम नहीं है। रिपोर्ट में उन जोखिमों और चुनौतियों का भी विस्तार से जिक्र है जिनका सामना एप्पल कर रहा है। जरा उन पर बात करते हैं। बिल्कुल, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले तो मैक्रो इकोनॉमी, मतलब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत का असर। रिपोर्ट साफ कहती है कि अगर मंदी आती है, महंगाई बढ़ती है या ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो लोग महंगे गैजेट्स पर खर्च कम कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट्स प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं। इकोनॉमी स्लो होगी तो असर पड़ेगा ही। बिल्कुल। फिर है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और ट्रेड वॉर्स, खासकर अलग अलग देशों के बीच लगने वाले टैरिफ्स। रिपोर्ट में 2025 की दूसरी तिमाही में अमेरिका द्वारा चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, वियतनाम और यूरोपियन यूनियन से आने वाले कुछ सामानों पर लगाए गए नए टैरिफ का जिक्र भी है। ये सीधे कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। हाँ। इससे एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाने की लागत बढ़ सकती है और उनकी सप्लाई चेन में रुकावट आ सकती है, जो पहले से काफी जटिल है। सही बात है। और कंपटीशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये तो खैर हमेशा ही रहता है। और ये कम नहीं हो रहा है। नहीं, रिपोर्ट खुद मानती है कि बहुत तगड़ा है।
कई कंपनियां आक्रामक मूल्य निर्धारण करती हैं, मतलब सस्ते दाम पर चीजें बेचती हैं, और कुछ तो एप्पल के प्रोडक्ट्स की नकल भी करती हैं। दिलचस्प बात यह है, और ये मुझे भी थोड़ी चौंकाने वाली लगी, कि रिपोर्ट खुद कहती है कि स्मार्टफोन, पीसी, टैबलेट और वियरेबल्स के ग्लोबल बाजार में एप्पल का हिस्सा असल में माइनॉरिटी है, मतलब अल्पसंख्यक है। हाँ, ये जानना जरूरी है। वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो एंड्रॉयड फोन ज्यादा बिकते हैं, विंडोज पीसी ज्यादा बिकते हैं। एप्पल का वैल्यू शेयर ज्यादा हो सकता है, पर मार्केट शेयर वॉल्यूम में कम है। अच्छा, ये फर्क है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा और लगातार बना रहने वाला जोखिम है। वो कैसे? देखिए, एप्पल अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाता, वो आउटसोर्सिंग पार्टनर्स से बनवाता है। और ये पार्टनर्स मुख्य रूप से चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम जैसे देशों में है। अच्छा। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कई जरूरी पुर्जे, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स, वो सिर्फ एक या बहुत कम सप्लायर से ही मिलते हैं। ओह, सिंगल सोर्सिंग, ये तो रिस्की है। हाँ, हमने पीछे चिप्स की कमी की समस्या देखी थी, और रिपोर्ट चेतावनी देती है कि ऐसी दिक्कतें भविष्य में फिर आ सकती हैं। किसी एक देश या एक सप्लायर पर इतनी निर्भरता, ये जोखिम भरा हो सकता है, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो या कोई नेचुरल डिजास्टर। सही बात है। एक और रिस्क है प्रोडक्ट के डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ी, मतलब डिफेक्ट्स का। प्रोडक्ट्स जितने कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर जितना एडवांस हो रहा है, ये खतरा उतना ही बढ़ रहा है, खासकर जब प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हेल्थ या सेफ्टी जैसी संवेदनशील चीज़ों के लिए होता है, जैसे एप्पल वॉच में हेल्थ फीचर्स। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी इस जोखिम को और बढ़ा सकती है, जैसे अगर एआई यूजर्स को गलत या नुकसानदायक जानकारी दे दे तो। हाँ, ये नया एंगल है एआई के साथ। और आज के दौर में कानूनी और रेगुलेटरी जोखिमों को तो हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। ये एप्पल के लिए लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, इस पर काफी खबरें आती रहती हैं। बिल्कुल। यूरोपियन यूनियन का डिजिटल मार्केट्स एक्ट डीएमए इसका एक बड़ा उदाहरण है। इसके चलते एप्पल को यूरोप में अपने आईओएस, ऐप स्टोर और सफारी ब्राउजर में काफी बड़े बदलाव करने पड़े हैं, ताकि वो दूसरी कंपनियों को भी बराबरी का मौका दे सके। वो साइड लोडिंग वगैरह की बातें थी। हाँ, उसी से जोया है। रिपोर्ट बताती है कि डीएमए के एक नियम आर्टिकल 5(4) का उल्लंघन करने पर कंपनी पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया है। 500 मिलियन यूरो? हाँ, और एक अन्य नियम आर्टिकल 6(4) के तहत जांच चल रही है, जो ऐप डेवलपर्स और ऐप मार्केटप्लेस से जुड़ा है। ये सब एप्पल के उस बंद इकोसिस्टम पर सीधा हमला है जिसे वो अपनी ताकत मानते आए हैं। पर अमेरिका में भी कुछ चल रहा है। हाँ, अमेरिका में भी मुश्किलें कम नहीं हैं। वहाँ के न्याय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डीओजे, ने मार्च 2024 में एप्पल पर मुकदमा दायर किया है। अच्छा, किस बारे में? आरोप गंभीर है कि एप्पल ने अमेरिका में परफॉर्मेंस स्मार्टफोन्स और सामान्य स्मार्टफोन्स के बाजारों में अपना एकाधिकार, मतलब मोनोपोली बनाया है या बनाने की कोशिश की है। मोनोपोली का केस? हाँ, इस मुकदमे का नतीजा एप्पल के बिजनेस मॉडल पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है अगर फैसला उनके खिलाफ गया तो। ये तो बस सीरियस मामला है। बिल्कुल। और एपिक गेम्स, जो फोर्टनाइट गेम बनाती है, उसके साथ भी कानूनी लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। एक कोर्ट ने पहले कहा था कि एप्पल डेवलपर्स को ऐप के अंदर पेमेंट लेने के अलावा बाहर के पेमेंट ऑप्शन के बारे में बताने से नहीं रोक सकता। हाँ, ये काफी चला था। हाल ही में कोर्ट ने पाया कि एप्पल ने इस आदेश का पूरी तरह पालन नहीं किया है और उस पर कुछ और पाबंदियां लगाई हैं। एप्पल इससे सहमत नहीं है, वो अपील कर रहा है, लेकिन ये दिखाता है कि ऐप स्टोर पर उसकी जो पकड़ है उसको लगातार चुनौती मिल रही है। इनके अलावा दुनिया भर में डेटा प्राइवेसी से जुड़े कानून, जैसे यूरोप का जीडीपीआर और ऑनलाइन सेफ्टी के नियम लगातार सख्त होते जा रहे हैं। सही बात है, प्राइवेसी आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, और इनका पालन करना एप्पल जैसी ग्लोबल कंपनियों के लिए महंगा भी है और जटिल भी होता जा रहा है। और हाँ, साइबर हमलों और डेटा चोरी का खतरा वो तो हमेशा ही बना रहता है, खासकर जब आप दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक हो। वाकई चुनौतियों की लिस्ट तो काफी लंबी है। इकोनॉमी, सप्लाई चेन, तगड़ा कंपटीशन और ये कानूनी दांव पेंच। लेकिन इन सब के बावजूद एप्पल ने अपनी पहचान इनोवेशन, मतलब नई खोज और नए प्रोडक्ट्स लाने वाली कंपनी के तौर पर बनाई है। क्या रिपोर्ट भविष्य को लेकर उनकी रणनीति के बारे में कुछ बताती है? हाँ, इनोवेशन पर फोकस तो साफ झलकता है। लगता तो है। लगातार नए और बेहतर उत्पाद और सेवाएं बाजार में लाना, ये उनकी रणनीति का अहम हिस्सा लगता है।
उनका वो भारी भरकम R&D खर्च जो 2025 में $34.5 बिलियन था, वो इसी तरफ इशारा करता है। वो टेक्नोलॉजी में आगे बने रहना चाहते हैं। बिल्कुल, बिना R&D के टेक में टिकना मुश्किल है। कंपनी अपनी बौद्धिक संपदा यानी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह को जरूरी मानती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट ये भी मानती है कि उनकी असली ताकत सिर्फ इन पेटेंट्स में नहीं है। अच्छा, फिर किस में है? बल्कि उनके कर्मचारियों के हुनर में, उनकी तकनीकी काबिलियत में और उनकी मार्केटिंग की क्षमता में है। हाँ, ये बात सही है। लोग ही कंपनी बनाते हैं। इसी से जुड़ा है मानव पूंजी, मतलब ह्यूमन कैपिटल पर उनका फोकस। सितंबर 2025 तक कंपनी में करीब 1,66,000 फुल टाइम कर्मचारी थे। रिपोर्ट में एक समावेशी मतलब इंक्लूसिव माहौल बनाने और कर्मचारियों के विकास और भलाई में निवेश करने की बात भी कही गई है। आखिर कंपनी तो लोगों से ही चलती है। हाँ, और इसमें सिर्फ एप्पल के अपने कर्मचारी ही नहीं, बल्कि उनका पूरा इकोसिस्टम शामिल है। इकोसिस्टम से मतलब? खास तौर पर वो लाखों थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर्स जो iOS और macOS के लिए ऐप्स बनाते हैं। ये इकोसिस्टम एप्पल की बहुत बड़ी ताकत है। वो ऐप्स ही तो डिवाइस को यूजफुल बनाते हैं। सही बात है, बिना ऐप्स के फोन क्या है? लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। जैसा कि रिपोर्ट में पहले भी कहा गया है, स्मार्टफोन और पीसी बाजारों में एप्पल का मार्केट शेयर वॉल्यूम में कम है, मतलब माइनॉरिटी शेयर है। इसका मतलब यह है कि अगर डेवलपर्स को लगता है कि एंड्रॉयड या विंडोज प्लेटफॉर्म पर ज्यादा यूजर्स हैं, तो वो उन प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐप बनाने को प्राथमिकता दे सकते हैं। एप्पल को डेवलपर्स को अपने साथ जुड़े रखना एक चुनौती है। ये तो सोचना पड़ेगा उन्हें। बिल्कुल। कंपनी की सफलता काफी हद तक उसके मुख्य लीडर्स जैसे CEO टिम कुक और उनकी एग्जीक्यूटिव टीम पर भी निर्भर करती है। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, खासकर सिलिकॉन वैली में, प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढना और उन्हें कंपनी में बनाए रखना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है टैलेंट के लिए। हाँ, अच्छे लोग आसानी से नहीं मिलते। और एक और पहलू है डिजिटल कंटेंट का। एप्पल TV प्लस के लिए ओरिजिनल शो और फिल्में बनाना या उनके अधिकार खरीदना, ये बहुत महंगा होता जा रहा है। हाँ, आजकल तो सभी स्ट्रीमिंग सर्विस यही कर रही हैं। हाँ, और इसमें कंपटीशन भी बहुत है। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, Amazon प्राइम वीडियो, इन सब से। साथ ही ये जोखिम भी रहता है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी शायद दर्शकों को वो कंटेंट पसंद ना आए। हाँ, हिट और फ्लॉप का गेम है ये तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो एप्पल आज भी एक बेहद कामयाब और जबरदस्त मुनाफे वाली कंपनी है। इसमें कोई शक नहीं। दुनिया भर में उसकी पहुंच है, उसका ब्रांड बहुत मजबूत है और खासकर उसकी सेवाओं का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और ज्यादा मुनाफा भी दे रहा है। हाँ, ये उसकी बड़ी ताकतें हैं। लेकिन साथ ही उसे कई गंभीर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तगड़ा कंपटीशन, सप्लाई चेन की जटिलता और उसके जोखिम, दुनिया भर में सरकारों और रेगुलेटर्स का बढ़ता दबाव और अनिश्चित वैश्विक आर्थिक माहौल। भविष्य में उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो इन चुनौतियों से कैसे निपटती है, सेवाओं के कारोबार को कितना और आगे बढ़ा पाती है और क्या वो लगातार इनोवेशन करना जारी रख पाती है या नहीं, जो मेरे ख्याल से एप्पल के भविष्य के लिए बहुत अहम है। क्या सवाल? देखिए, एप्पल की एक बड़ी ताकत हमेशा से उसका बंद इकोसिस्टम रहा है। मतलब हार्डवेयर जैसे आईफोन, मैक, सॉफ्टवेयर जैसे iOS, macOS और सेवाएं जैसे ऐप स्टोर, iCloud, ये सब आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। बहुत से ग्राहक इसी सीमलेस जुड़े हुए अनुभव के लिए एप्पल को पसंद करते हैं और ज्यादा कीमत देने को भी तैयार रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। इट जस्ट वर्क्स वाली फीलिंग। एग्जैक्टली। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, दुनिया भर के रेगुलेटर्स, चाहे वो EU में DMA हो या अमेरिका में DOJ, अब ज्यादा खुलेपन और कंपटीशन के लिए दबाव डाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि एप्पल अपने इस बंद दरवाजे को थोड़ा खोले, दूसरों को भी अंदर आने दे या यूजर्स को बाहर जाने के ज्यादा रास्ते दे। इकोसिस्टम को खोलने का दबाव। हाँ, तो भविष्य में एप्पल इस तनाव को कैसे संभालेगा? ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। क्या उसे अपने इकोसिस्टम को खोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? और अगर हाँ, तो इसका उसके बिजनेस मॉडल पर, उसके यूजर एक्सपीरियंस पर और सबसे जरूरी उसके मुनाफे पर क्या असर पड़ेगा? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये वो बड़ा सवाल है जिस पर आने वाले सालों में सबकी नजरें रहेंगी और जो शायद एप्पल के अगले अध्याय की दिशा तय करेगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संतुलन साधना एप्पल के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। खैर, एप्पल के 2025 की सालाना रिपोर्ट के इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।
उम्मीद है कि इस चर्चा से हमारे श्रोताओं को इस टेक दिग्गज की मौजूदा स्थिति, उसकी ताकतों, कमजोरियों और भविष्य की राह के बारे में एक साफ नजरिया मिला होगा। उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और करेंगे उसकी गहराई से पड़ताल। धन्यवाद। धन्यवाद।